Hello, my friends. You all are most welcomed on Kehlawat Science Speaks. Please like, subscribe, and share our channel. Today, we are going to talk about our 8th class chapter, that is crop production and its management. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फूड के बारे में पढ़ा था. फूड कहाँ से आता है, हमारे लिए क्यों नेसेसरी होता है. अब हम क्या देखेंगे कि हम जो हमारी क्रॉप होती है, फसल होती है, वो कैसे तैयार होती है. उन सारे स्टेप्स को इस चैप्टर में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है क्रॉप. व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या होती है? When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लार्ज स्केल पे एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? क्रॉप बोल देते हैं. अब इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होगी, कहीं का टेम्परेचर कुछ होता है और कहीं का टेम्परेचर कुछ होता है. तो उनके इस क्राइटेरिया के बेस पे हमने अपनी फसल को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. हमारी जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है खरीफ क्रॉप. द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन जून टू सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. जिस भी फसल को हम जून टू सितंबर यानी कि रेनी सीजन में उगाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप बोलेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो पैडी क्रॉप. पैडी क्रॉप क्या होती है? हमारी धान की खेती जिसे हम बोलते हैं. अब इसे हम विंटर्स में क्यों ग्रो नहीं करते? अब देखो, विंटर्स में पानी कम होता है, लेकिन पैडी क्रॉप को तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इसीलिए हम पैडी क्रॉप को समर्स में ही ग्रो करेंगे, यानी कि रेनी सीजन में ही ग्रो करेंगे. तो ऐसे हम किसी भी क्रॉप को किसी भी सीजन में ग्रो नहीं कर सकते. हमारी जो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? मेज, जवार, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे. हमारी जो सेकंड क्लास होती है वो होती है रबी क्रॉप. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. जिस भी क्रॉप्स को हम सर्दियों वाले सीजन में ग्रो करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप बोलेंगे. अब हमारा सर्दियों का सीजन कब से कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च होता है. तो जिस भी क्रॉप को हम अक्टूबर टू मार्च वाले सीजन में ग्रो करेंगे, उस फसल को हम कौन सी कैटेगरी में रख देंगे? रबी क्रॉप में रख देंगे. रबी क्रॉप के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? वीट, ग्राम, पी, बार्ले एटसेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? रबी क्रॉप के हो गए. तो अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि हमने अपने जाके खेत में बीज डाले और हमारी क्रॉप तैयार हो गई. बेसिकली हम 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तब जाके हमारी फसल तैयार होती है. हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? तैयार करना. और सॉइल क्या होती है? हमारी मिट्टी, यानी कि मिट्टी को तैयार करना. बस इसके अलावा इस पॉइंट में कुछ भी नहीं है. एक पॉइंट आता है हमारा टिलिंग और प्लोइंग. प्लोइंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. अपनी मिट्टी को लूज बनाने की प्रोसेस को, उसे सही बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लोइंग बोलते हैं. अब हम मिट्टी को लूज क्यों बनाते हैं? ताकि जो हमारा बीज होता है वो इजीली जर्मिनेट कर जाए, इजीली ग्रो कर जाए. इसीलिए हम मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, अपनी मिट्टी को अच्छा बनाते हैं. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. अच्छे अच्छे टूल्स होंगे तो हमारी फसल बहुत इजीली तैयार हो जाएगी और हमारा टाइम भी कम वेस्ट होगा. पहले जो हम क्या औजार यूज़ करते थे, जैसे कि प्लो बहुत बड़ा रोल प्ले करता था. पहले के टाइम पे इतनी टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, तो हम प्लो का यूज़ करते थे. प्लो क्या होता था? जैसे कि आपने अभी भी गांव में तो ऐसा होता है कई बार, लेकिन अब बहुत कम रह गया ये सब. बैल होते थे पहले और उनके कंधों पर वो रख देते थे हल जिन्हें हम बोलते हैं, और तब वो हमारी मिट्टी को क्या करते थे? लूज बनाते थे. तब हमारी फसल तैयार होती थी, तब हमारी मिट्टी तैयार होती थी. लेकिन अब इसका स्थान किसने ले लिया है? आधुनिक बहुत सारी मशीन्स आ गई है, उन्होंने हमारे काम को बहुत आसान बना दिया है. सेकंड जो हमारा इम्प्लीमेंट होता है वो होता है हो. इसमें क्या होता है? एक वुडन की रोड होती है और उसमें एक आयरन का ब्लेड होता है, और वो क्या करता है?
जितने भी हमारे फसल के साथ अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए काम आता है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade। हमारा जो थर्ड इम्प्लीमेंट ये मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ है, कल्टीवेटर जिसे हम बोलते हैं। कल्टीवेटर से हमारा काम बहुत आसान हो गया है, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator। The use of cultivator saves labor and time। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है सोइंग। हमने अपनी मिट्टी तैयार कर ली, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम अपनी खेत में बीज डालेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल द सीड्स आर सोन। इट इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड्स। बीज उगाने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स। फर्स्टली वी शुड सेलेक्ट गुड सीड्स फॉर सोइंग। हमारा जो सबसे पहला काम ही क्या होता है कि हमें सीड्स को सिलेक्ट करना है, अच्छे सीड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल करके देखना आप अपने घर पे, जैसे कि ग्राम सीड ले लिए और उनको आप पानी में भिगो देना। कुछ टाइम बाद कुछ सीड्स ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 100 में से ये लगाओ 80 सीड्स तो नीचे बैठ जाएंगे और 20 सीड्स पानी पे फ्लोट करने लग जाएंगे। यानी कि वो जो सीड्स ऊपर आ गए वो सीड्स हमारे खराब सीड्स होते हैं, तो हमें उन्हें निकाल देना चाहिए। सोइंग कैन बी डन विद हैंड्स बाय स्प्रेडिंग बाय सीड ड्रिल्स। पहले तो हम हैंड्स से करते थे, लेकिन अब सीड ड्रिल्स आ गई है एक मशीन, और इन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी। सोइंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सीड्स के बीच में एक पर्टिकुलर दूरी मेंटेन करके रखें। इससे क्या होगा? ओवर क्राउडिंग से बच जाएंगे। ओवर क्राउडिंग क्या होता है? एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जैसे, तो उससे बचने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें प्लांट्स को बिल्कुल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हमारी फसल में हमें एडिंग मैन्योर क्या होता है? हमारा खाद होता है, खाद को डालने की प्रोसेस होती है इसमें। अब मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर्स, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक पे। मैन्योर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है मैन्योर, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम किसी लैंड पे बार बार खेती करते रहेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करके रखने के लिए हमें अपनी क्रॉप में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालने की जरूरत होती है। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है? यानी कि जो नेचुरली बना हुआ होता है, कोई मिलावट नहीं होती, अपने आप ही ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ होता है। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। अब इस टॉपिक में हम डिफरेंस देखेंगे, मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर। ये 10 डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इट इज फॉर्म्ड बाय नेचुरल सब्सटेंसेस। हमारा मैन्योर नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होता है, और जबकि फर्टिलाइजर्स हमारे आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। मैन्योर इज नॉट अबेंडेंट इन न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्यों कम होते हैं? कभी गांव वाले बच्चों ने तो देखा होगा, जैसे कि फर्टिलाइजर्स आते हैं बहुत सारे मार्केट में, उनकी अलग अलग वेराइटीज होती है। जैसे कि ये वाला जो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन से रिच होगा, सेकंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इसमें पोटेशियम रिच है, ये वाला फर्टिलाइजर हमारा सोडियम से रिच है। तो इनके बहुत सारे टाइप्स आते हैं, इसीलिए मैन्योर की एक डिफेक्ट मान लो कि मैन्योर हमारी फसल को पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस होता है, इट मेंटेन्स सॉइल। मैन्योर हमारी मिट्टी के टेक्सचर को, कलर को बना के रखता है, लेकिन फर्टिलाइजर इस काम में हेल्प नहीं करता। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मैन्योर की हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, लेकिन फर्टिलाइजर्स की हमें कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है।
इट इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारा मैन्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज जिन्हें हम बोलते हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है, और फर्टिलाइजर्स हमारा केमिकल मेथड से बना हुआ होता है। और हमारा जो मैन्योर होता है ये बहुत आराम से स्लोली अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन फर्टिलाइजर होता है ये इमीडिएटली बिल्कुल एकदम से अपना इफेक्ट दिखा देता है। और मैन्योर जो होता है ये सॉइल पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करता है, और जो हमारा फर्टिलाइजर होता है ये सॉइल पोल्यूशन कोज करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर को डालने के अपने खेत में क्या क्या एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला तो यही हो गया कि ये क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन नहीं करता। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है मैन्योर का। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की वाटर को पकड़ के रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सॉइल को पोरस बना देता है जिससे एक्सचेंज प्लांट्स गैसेज का एक्सचेंज, अदल बदल गैसेज का बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स बहुत सारे आ जाते हैं हमारे फील्ड्स में। अब आपने सुना होगा अर्थवॉर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि वो अर्थवॉर्म क्या करता है, हमारी जो मिट्टी होती है उन्हें पोरस बना देता है, और उनके इसी बात की वजह से उन्हें फार्मर्स के फ्रेंड बोला जाता है। और जो मैन्योर होता है सॉइल के कलर टेक्सचर को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा जो एक पॉइंट और होता है क्रॉप रोटेशन जिसे हम बोलते हैं। अपने खेत में न्यूट्रिएंट्स को बना के रखने के लिए हम एक स्टेप और फॉलो कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन जिसे हम बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसल को अदल बदल कर बोना, यानी कि 1 ईयर में हम 3-4 क्रॉप्स बो दे एक ही खेत में, तो इससे क्या होंगे, हमारे न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। बार बार हम एक ही क्रॉप को ना उगा के अगर हम बदल बदल के फसल को उगाएंगे तो ये भी हमारा एक अच्छा पॉइंट होता है अपने न्यूट्रिएंट्स को बना के रखने का। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि सही टाइम पे हम अपने फसल को पानी देने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वेल्स से मिलता है, रिवर्स यानी कि नदियाँ, रेन्स हमें पानी देती है, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये हमारे क्या करते हैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, हमें पानी प्रोवाइड करते हैं। पहले हम बहुत से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट वो क्या है, नीड ऑफ इरिगेशन। हमें पानी की जरूरत क्यों होती है भाई, प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे ह्यूमन बींग्स को पानी की जरूरत क्यों होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्लांट्स में कितने % में वाटर होता है। 90% ऑफ प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर इज असेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अगर वाटर नहीं होगा तो सीड्स क्या है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सारे पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होता है यानी कि जिन मेथड्स का हम पुराने टाइम पे यूज करते थे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड टू लिफ्ट द वाटर। अब तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं बहुत सारे, अब हमें ट्रेडिशनल जो मेथड थे इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता था इनमें, लेकिन अब हमारी नई नई टेक्निक्स ने हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनमें क्या होता था, मोट होती थी, पुले सिस्टम जिन्हें हम बोलते हैं, चेन पंप होता था, डेकली होती थी और रहट होता था। और इनमें जो एनिमल्स होते थे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, और ह्यूमन बींग्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे इनमें। नेक्स्ट जो हमारे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमारे 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम और एक होता है हमारा ड्रिप सिस्टम। ये जो दोनों सिस्टम होते हैं ये पानी को भी बचाते हैं,
यानी कि वाटर को भी सेव रखते हैं ये। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स फ्रॉम वाटर सोर्स इन अनइवन एग्रीकल्चरल रीजन। अब मान लो कहीं समतल धरती नहीं है, तो ये जो टाइप होता है मॉडर्न मेथड्स का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब एग्जांपल ले लो, जैसे कि कॉफी प्लांटेशन जहाँ होती है, कॉफी प्लांटेशन सीढ़ी नुमा खेती का एग्जांपल होता है, तो उनमें स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है? छिड़काव। ये पानी का छिड़काव करता है। और जैसे कि माउंटेन्स हो गए और हमारा राजस्थान हो गया, तो वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो ये पानी को वेस्ट करने से भी बचाता है। दिस मेथड कैन इरिगेट द फील्ड फ्रॉम लेस वाटर इन माउंटेन्स एंड सैंडी सोइल रीजन। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम कहाँ यूज होता है? जैसे कि फ्रूट की जो खेती होती है वहाँ हम कौन सा टाइप यूज करते हैं? ड्रिप सिस्टम। दिस मेथड प्रूव्स अ बोन। ये दोनों एक ही टाइप, एक सेम सा फंक्शन होता है और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। नेक्स्ट हमारा जो काम क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमने अपनी फसल को पानी भी दे दिया, खेत में बीज भी उगा दिए थे, तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? हमारी फसल के साथ बहुत से अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं? जिन प्लांट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बिना काम के प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, तो उनसे कैसे छुटकारा पाए? द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोन विद क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। दे कॉज हार्म टू क्रॉप। हमारी क्रॉप को बहुत हार्म करते हैं वो, क्योंकि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें भी तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। तो इसीलिए हमें अपने खेत से उन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना होता है, और इसके लिए हम बहुत से मेथड्स को यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप होता है मैकेनिकल मेथड। अपरूटिंग वीड्स विद खुरपी, हैंड होइंग, प्लोइंग, बर्निंग एंड फ्लडिंग। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है? हम अपने हाथ से ही जितने भी वीड्स होते हैं उनको अलग करते हैं, तो इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है कल्चरल मेथड। वीड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय बेटर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। अब वीड्स से बचने का एक उपाय क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक ही लैंड में 2 टाइप की फसल्स को उगा दे। जैसे कि हमने कहीं पे अभी कहीं आपने बाग देखे होंगे, तो उनमें क्या होता है? बीच बीच में साथ के साथ क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। जैसे कि अमरूद का बाग ले लिया हमने और उसमें साथ में वीट की खेती कर दी हमने, तो इससे क्या होगा? वीड से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है बायोवीडिसाइड्स। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट हम स्प्रे करते हैं, टाइम भी बचता है हमारा। जैसे कि एक बेस्ट स्प्रेयर जो होता है वो होता है 2,4-D। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका। सम स्पेशल काइंड ऑफ वीड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स लाइक 2,4-D वीडिसाइड। नेक्स्ट जो होता है, हमने अपनी खेत में क्या कर दिया? बीज उगा दिए थे, मिट्टी तैयार कर ली थी, सारी प्रोसेसेस कर ली थी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हमारी क्रॉप जो है वो तैयार हो गई है, पक गई है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अपनी जो फसल की कटाई को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद हमें क्या करना होता है? अपनी फसल काट दी हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे? थ्रेशिंग करते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। हमें जो साथ में चैफ जिसे हम तूड़ी जिसे बोलते हैं वो होती है, तो उस हमें क्या करना होता है? अपने ग्रेन्स को और तूड़ी को अलग करना होता है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? थ्रेशर जिसे हम बोलते हैं उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है विनोइंग। अब जैसे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास थ्रेशर अवेलेबल नहीं होता, तो वो क्या करेंगे? विनोइंग को फॉलो करते हैं। विनोइंग का मतलब क्या होता है? पछोड़ना जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है स्टोरेज। अपनी जो फसल हमने तैयार की थी उसको स्टोर करना होता है हमें। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजुअली ड्राइड इन द ओपन सन एंड स्टोर्ड। हार्वेस्टेड जो हमारे पके हुए जो अनाज होता है उन्हें हम क्या करते हैं? अच्छी सनलाइट प्रोवाइड करते हैं और उन्हें हम सुखाते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। लार्ज स्केल पे हम अपनी फसल्स को कहाँ स्टोर करते हैं? ग्रेनरीज यानी कि गोदाम्स जिन्हें हम बोलते हैं। ग्रेन्स आर वेड इनटू बैग्स ऑफ जूट
अभी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जूट के बैग जिन्हें हम बोलते हैं वो आ गए हैं और फिर उन्हें कहाँ ले जाया जाता है, गोदाम्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है उन्हें। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है एनिमल हस्बेंड्री। इस वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था, सब कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स को हम कैसे ग्रो करते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, ऐसी ब्रांच होती है एग्रीकल्चरल की जिसमें हम क्या देखेंगे, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को हम कैसे पालें, कैसे उनकी अच्छी अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं, कैसे हम एनिमल्स को बीमारियों से बचा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। जो ये एनिमल हस्बेंड्री की ये जो प्रोसेस होती है इसे एग्रीकल्चरल के साथ ही किया जाता है, यानी कि पशुपालन को हम अपनी खेती के साथ में ही करते हैं और इस ब्रांच को, खेती की इस ब्रांच को हम क्या बोल देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब more and more our channel. This is all for today. Thank you.